हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज है अपना रिवीजन डे 3 और मैं सबसे पहले आप लोगों को बता देता हूं कि इस वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि किस तरह के इस टाइप के क्वेश्चंस को किस तरह से हमें करना होता है, जो शॉर्ट ट्रिक से हम देखते ही क्वेश्चन बना देंगे और यहां से मार्क्स लेना सबसे ज़्यादा आसान है। और इस तरह के आपको 3 से 4 क्वेश्चन भी देखने को मिल जाएंगे किसी किसी शिफ्ट में। तो यहाँ के क्वेश्चन कैसे करेंगे उसके बारे में बात करते हैं बाद में। फिलहाल आप यहाँ पे देखिए, आप लोगों का रिवीजन डे चल रहा है 3 और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आपने 3 से 4 दिन और अच्छे से रिवीजन कर लिया, देखिए आप किसी के भरोसे मत रहिए, मैं भी कह रहा हूँ कि मेरे भरोसे ही मत रहिए, लेकिन जितनी चीजें मैं रिवीजन में दे रहा हूं इन चीजों को करने के साथ साथ आप अपनी चीजें भी कर सकते हैं। अपनी चीजें जरूर से जरूर करिए। और जिनके पास 17 को ही पेपर है, स्पेशली मैं उन लोगों से कह रहा हूं कि आप अपने अकॉर्डिंग रिवीजन करिए। ये उन लोगों के लिए रहने दीजिए जो लोग बाकी बचे हैं, मतलब जिन लोगों का बाद में पेपर है, ये उन लोगों के लिए रहने दीजिए। फिलहाल मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि अगर आपने इसको रिवीजन को अच्छे से कर लिया तो मैक्सिमम चीज़ें आपकी 3 दिन के रिवीजन में कंप्लीट हो चुकी हैं। लेकिन प्रॉब्लम्स उन लोगों के साथ आ रही है जो या तो बिल्कुल नए हैं, बेचारों को उनको चैनल के बारे में नहीं पता था, या बरसाती मेंढक हैं, उनको पता तो था कि हाँ इस तरह की चीज़ें चलती हैं, लेकिन वो जुड़ नहीं पाए या किसी वजह से उन्होंने सोचा कि एग्जाम तो होगा ही नहीं 17 अगस्त को, उसके बाद होगा, और अब वो एक्टिव हुए हैं। तो आप लोगों को मैं पहले ही बता चुका था कि बरसाती मेंढकों का हाल होता ही बेकार है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं है। जितनी हद तक हमसे हो सकती है हेल्प, हम लोग हेल्प करने तैयार हैं। आप लोग भी बिल्कुल हार मत मानिए, भले ही जो भी है, और इतना बड़ा एग्जाम नहीं है, ज़्यादा वैकेंसीज हैं तो आसानी से सिलेक्शन भी ले सकते हो, कोई बात नहीं है। हो सकता है किसी की बैकग्राउंड अच्छी है तो वो बहुत अच्छे से अपने आप को 8 से 10 दिन के अंदर ही बूस्ट कर ले। तो टाइम मिल रहा है, उसकी वैल्यू समझिए, टेंशन मत लीजिए। अब यहाँ पे बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को मैं बार बार कह रहा हूं कि जो हमने 1 साल से, लास्ट 1 साल से या 6 महीने से हम लोग जो तैयारी कर रहे हैं, टेक्स्ट बुक पे हम लोग जो अपना एनालिसिस करते थे, टेस्ट लगाते थे, तो गाइज उस चीज़ को आपको बेकार नहीं जाने देना है। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि रोज़ डेली अपनी नोटबुक उठाइए और उसमें से 4, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई नोटबुक है तो उसे बस जल्दी जल्दी से देखिए कि आप क्या करेंगे। अगर आपने अपने एनालिसिस को देखा टेस्ट के, तो आपका सीधा सा मकसद है कि आप डायरेक्ट अपनी कमियों पे चोट कर रहे हो, मतलब जो आपकी कमियां थी आप उन चीज़ों को डायरेक्ट देख सकते हो, अपनी वीकनेसेस को डायरेक्ट देख सकते हो, और वही तो चीज़ आपको सिलेक्शन दिलवाएगी। आपको एक जगह पे जब आपकी कमियां देखने को मिल रही हैं तो क्यों आप अपनी नोटबुक को छोड़ के इधर उधर की चीज़ों में पढ़ रहे हो। इसलिए रोज डेली कम से कम अपने पिछले 4 टेस्ट का एनालिसिस करना है। 4 टेस्ट के एनालिसिस करने का मतलब क्या है? 4 टेस्ट के एनालिसिस करने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए 60 क्वेश्चन तो आप कर ही लेते थे, 40 क्वेश्चन बचे, 40 में से 10 क्वेश्चन जीके के होंगे, बचे 30 क्वेश्चन। 30 क्वेश्चंस आपसे उस टाइम पे नहीं हुए होंगे या कोई गलती आई होगी, तो अब तो वो 30 में से 20 चीज़ें आपको आती ही होंगी, बची सिर्फ 10 चीज़ें। उन 10 चीज़ों को आपको ध्यान से देखना है, और वो भी अपनी ऑफलाइन बुक में से देखना है, नोटबुक में से, अपनी नोटबुक में से उन चीज़ों को देखना है, ना कि ऑनलाइन जाके प्रैक्टिस करनी है। तो जितने टेस्ट आपने लगा रखे हैं उनको यूटिलाइज करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है, कम टाइम में। अब आप बार बार जाके प्रैक्टिस सेट दोगे तो वो भी वही चीज़ करने वाले हैं जो आपको एनालिसिस करना है। इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो आप लोगों का एनालिसिस है उस चीज़ को यूटिलाइज करिए, और रोज डेली कम से कम 4 टेस्ट, और स्पेशली वो लोग जो ओल्ड स्टूडेंट हैं, आप लोगों को ये सब चीज़ें करनी ही पड़ेंगी, तभी आपका कुछ होगा। दूसरी चीज़ यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ रिवीजन डेज की, तो आज के टारगेट में बात करेंगे क्या क्या चीज़ें हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, सबसे पहले अपने सर से ये लोड खत्म करके आप रिवीजन करना शुरू करिए कि मुझे ज़्यादा नहीं करना है। देखो, प्रॉब्लम सिर्फ उन्हीं बच्चों के साथ आएगी जो बिल्कुल नए हैं, नहीं तो किसी के साथ प्रॉब्लम आने वाली नहीं है जो ओल्ड स्टूडेंट है, क्योंकि उन्होंने सारी चीज़ें लगभग पढ़ रखी हैं। फिलहाल आज के टारगेट में 2-4 चीज़ें मैंने नई डाली हैं, तो ये वाली चीज़ें आपको करनी है, और इसके अलावा तो बाकी चीज़ें आप लोगों ने कई बार पढ़ रखी हैं। इंटरनेशनल हेडक्वार्टर हो, चर्चित निधन हो, भारत की वन स्थिति रिपोर्ट हो, कोई भी चीज़ हो, ये आपने 4-4 बार पढ़ रखी हैं, तो आप लोगों को इतना ज़्यादा टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो गाइज चलिए अब रिवीजन स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि आप लोगों का किस किस चीज़ का आज रिवीजन करना है। तो स्टैटिक जीके और करंट में मैंने जो टॉपिक दिया है, प्रमुख जनजातियाँ दी हैं, क्योंकि ये वाला टॉपिक एसएससी एमटीएस का भी फेवरेट टॉपिक रहा था। तो यहाँ से जनजातियों का मैं लेक्चर भी आप लोगों को सजेस्ट करूँगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, और ये फ्री में भी सजेस्ट करूँगा मैं आप लोगों को, और ये वाली चीज़ आप करेंगे वहाँ से। इसके अलावा वाद्य यंत्र एवं उनके बाधक, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपसे ये अभी टीसीएस का पैटर्न है, तो वाद्य यंत्र एवं उनके बाधक आपसे पूछे जाएंगे। लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय नृत्य आप कर चुके हो, लोक नृत्य का आज मैं लेक्चर भी प्रोवाइड करवा दूंगा आप लोगों को, और आप लोगों को इसके नोट्स तो हैं ही, नोट्स आप लोगों के पास पहले से ही जा रखे हैं। अगला बात करते हैं उत्सव, त्योहार एवं मेले, ये 10-10 बार टॉपिक हो रखा है, एक बार फिर से आप लोग देखेंगे। नेक्स्ट है भारत में सबसे बड़ा, लंबा, ऊंचा
और भारत में पहला, इसके मैं नोट्स भी दे दूंगा आप लोगों को। और ये चीज़ आपको आनी ही चाहिए। लूसेंट के पीछे दिया हुआ है, नीले वाली जो लूसेंट है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है किसी भी बुक में। स्टैटिक वाला पार्ट ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है कि भारत में सबसे बड़ी चीज़ क्या है, लंबी चीज़ क्या है, ऊंची चीज़ क्या है, भारत में पहली बार कौन सी चीज़ हुई है। तो ये वाली चीज़ आप लोग जरूर से जरूर रिवाइज करके जाएं। शहरों के उपनाम, जैसे कि पिंक सिटी के नाम से किसे जाना जाता है, और ये सब चीज़ें आप लोगों को आनी चाहिए। तो शहरों के जितने भी उपनाम है, 5 नदियों के शहर के नाम से किसको जाना जाता है, तो ये वाली चीज़ आप लोगों को कंप्लीट करनी है। इसके अलावा चर्चित निधन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ही, क्योंकि कुछ इस बार ऐसी ऐसी हस्तियां की डेथ हुई है जो आप लोग समझ ही सकते हैं। तो आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछेगा वो कि हाल ही में इनका निधन हो गया, ये किस क्षेत्र से संबंधित थे। ठीक है, इस तरह के आपसे क्वेश्चंस पूछेगा। इंटरनेशनल हेडक्वार्टर तो आप लोगों ने कई बार कर रखे हैं। स्पीडी के जो पेज नंबर 6, 7, 8, 9 और 10, 11, 6 से लेके 11 तक के पेज तो आपको करने हैं करंट अफेयर्स में। ये स्पीडी के करंट अफेयर्स के पेजेस हैं, इस चीज़ को याद रखना। इसके अलावा जो 12, 13, 14 हैं, 17 तक आप लोगों की चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। मतलब 3 दिन में आप 17 पेज तक लगभग चीज़ें कंप्लीट कर चुके होंगे। और इसमें जो 6, 7, 8, 9, 10 में है, वो मैक्सिमम चीज़ें आपकी पहले से हो रखी हैं, सिर्फ आप लोगों को रिवीजन मानना है। जिसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, इन्हीं पेजेस में है। ये वन स्थिति रिपोर्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत किसके उत्पादन में प्रथम है, ये इंपॉर्टेंट है। शहरों और स्थलों के परिवर्तित नाम, ये इसी के अंदर है, जो 6, 7, 8, 11, मतलब 6 से लेके 11 तक के पेजेस हैं। तो जुलाई तक की जो अपनी करंट अफेयर्स है, उसके अंदर 6 से लेके 11 तक के पेजेस आपको देखने हैं। और बाकी आप पलट के देखेंगे तो लगेगा आपको कि मैं 17 तक की चीज़ें कंप्लीट कर चुका हूँ। नेक्स्ट है भारत की वन स्थिति रिपोर्ट की, तो आपका हो गया। संसद के अंदर आपको कंप्लीट करना है। जब संसद की बात आती है तो उसके अंदर 3 भाग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। इसके मैं नोट्स प्रोवाइड करवा चुका हूं। अगर अभी भी किसी के पास नोट्स नहीं है, भैया जाओ एप्लीकेशन से डाउनलोड कर लो वो नोट्स, और आप उन चीज़ों से जरूर पढ़ो। ये ऊपर जितने भी टॉपिक्स हैं, इन सब के मैं नोट्स दे चुका हूँ। आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उस चीज़ को पढ़ने की जरूरत है। अगर किसी का लेक्चर नहीं देखा है तो 10 मिनट का लेक्चर देखो, और फिर उस चीज़ को अपने नोट्स में बने हुआ है, आपके प्रिंट निकला हुआ है, उन नोट्स से इस चीज़ को रिवाइज करना है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं बारत किसके उत्पादन में प्रथम है, ये तो हो गया। नवीनतम शब्द संक्षेप, कल आप लोगों को मैंने स्पीडी की बुक से कंप्यूटर का शब्द संक्षेप दिया था, मतलब जो फुल फॉर्म होती है कंप्यूटर की दी थी। आज मैंने आप लोगों को दिया है जो इस साल चर्चा में रही हैं सारी चीज़ें, चाहे कोई भी हो, वो जीएसटी हो, सीए हो, सीआर, कुछ भी हो, ये आप लोगों की सारी चीज़ें इस बार की रहेंगी। प्रैक्टिस ऑफ ऑल प्रीवियस, जितने भी आप लोगों ने अब तक प्रीवियस ईयर सेट लगाए हैं, प्रीवियस ईयर सेट जो अपनी एप्लीकेशन वीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन पे हैं, फ्री भी काफ़ी सारे हैं और पेड तो हैं ही। तो जितने भी आप लोगों ने टेस्ट लगाए हैं, सबसे पहले उनकी प्रैक्टिस कर लेनी है। 2-2 मिनट में सबमिट कर दो जाके, बस जल्दी से भरो कि हाँ इसका आंसर ये, और जल्दी से सबमिट कर दो। नेक्स्ट है प्रैक्टिस सेट लगाने हैं 3 नए आप लोगों को प्रैक्टिस सेट लगाने हैं। इसके अलावा वीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन, ये आगे तो आप लोग देख ही रहे हैं, अभी मैं समझाऊंगा, ये लगाना है। नेक्स्ट आगे हम साइंस के अंदर, तो साइंस में आप लोगों का जो टारगेट है, रिवीजन टारगेट, वो देखो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, आपकी जो पूरी बायोलॉजी है उसका, अगर 9 नंबर की बायोलॉजी आ रही है, 8 नंबर की आ रही है, तो उसमें से 5 से 6 नंबर का सिर्फ यहाँ से मिल जाएगा। इसलिए ये आज फिर से डाल दिया है मैंने, क्योंकि मैक्सिमम चीज़ें यहीं से मिलेंगी, इसके अलावा चीज़ें कहीं से नहीं मिलेंगी। पोषक पदार्थ, विटामिन, मतलब ये न्यूट्रिएंट्स, विटामिन, और ऑल ह्यूमन सिस्टम का मतलब पता ही है आप लोगों को कि हमारे जितने भी सिस्टम है, चाहे वो पाचन तंत्र है, ये मैक्सिमम चीज़ें आपको यहीं से मिल जाएंगी। इसके अंदर रिप्रोडक्शन और जोड़ लेना, बस रिप्रोडक्शन सिस्टम और जोड़ लेना, बस हो गया। इतनी ही चीज़ें आप लोगों से पूछी जाएंगी मैक्सिमम। इसके अलावा मैंने इसमें आप लोगों को दिया है प्रमुख रोग और ह्यूमन फिजियोलॉजी के आपको नोट्स दे रखे हैं मैंने, रोग के भी नोट्स बना के दे रखे हैं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। प्रमुख रोग के भी नोट्स हैं, ह्यूमन फिजियोलॉजी के भी नोट्स हैं, जो बायोलॉजी वाले पार्ट के अंदर ही हैं। और क्लास 9th की एनसीईआरटी की जो केमिस्ट्री है, उसका फर्स्ट और सेकंड चैप्टर आप लोग जरूर से जरूर देख लेना कि हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं कि नहीं है। उसमें जितनी भी चीज़ें समझाई गई हैं उनकी आप सिर्फ देखो रिवीजन कर रहे हो इस टाइम पे, ये नहीं है कि पूरा लिख रहे हो, सिर्फ चीज़ों को खोल के देख लीजिए। आपने जो पहली चीज़ें पढ़ रखी हैं, सबसे पहले अपने माइंड को फ्री करिए कि हाँ मेरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। चाहे पेपर पलट के ही करिए, धीरे धीरे अगर आप पेपर पलटते रह गए तब तो हो गया काम। आप जल्दी थोड़ा हाथ चलाइए कि हाँ मेरा ये भी हो रखा है, ये भी हो रखा है, तभी कुछ होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है क्लास 9th की एनसीईआरटी का गुरुत्वाकर्षण और साउंड वाला चैप्टर, ये दोनों चैप्टर आप लोग कंप्लीट करिए। और मैंने इसके लेक्चर भी प्रोवाइड करवा रखे हैं, आप एप्लीकेशन पे जाके लेक्चर देख सकते हैं, यूट्यूब पे भी इनके लेक्चर्स दे रखे हैं, और इन दोनों चैप्टर्स को आपको वहाँ से कंप्लीट करना है। नेक्स्ट आ जाता है एसआई, एमकेएस, सीजीएस यूनिट्स, जितनी भी यूनिट्स हैं, ये पेज है उसका, देखो इसका लेक्चर्स तो मैं प्रोवाइड करवा ही चुका हूँ, आप लोग एप्लीकेशन पे जाके लेक्चर देख सकते हैं फिजिक्स में जाके। उसके अलावा इसका जो स्पीडी का एक पेज है, उस पर तीनों चीज़ें एक साथ दे रखी हैं, एसआई यूनिट, एमकेएस यूनिट, और उसके साथ साथ सीजीएस यूनिट और डायमेंशंस।
मतलब बीमाएं एक साथ दे रखी हैं, उस पेज को आप लोगों को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट है अंतरिक्ष विज्ञान तत्व संकेत एवं परमाणु, पेज नंबर 75 पे ये चीज़ दी हुई है। इस चीज़ को आप लोग वहाँ से कंप्लीट करें। पुराने सेट्स को दोबारा लगाएं और 3 सेट, देखो साइंस के टेस्ट तो कंफर्म बोल रहा हूँ मैं आप लोगों को, अगर आपने बार बार टेस्ट लगाए तो वहीं से चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, उससे बाहर चीज़ें जाने की संभावनाएं नहीं है। इसलिए आप लोग साइंस के तो टेस्ट को बार बार लगाते रहिए। क्वांटिटी बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, क्वालिटी पे ध्यान दो। चाहे आप 20 ही सेट लगाओ, लेकिन चीज़ें आपको आनी चाहिए उन 20 सेटों की। और अभी मैं प्रीवियस ईयर के सेट के अंदर भी आपको 5 न्यूमेरिकल वाले सेशन प्रोवाइड कराने वाला हूं, जिसके अंदर 5 न्यूमेरिकल सेशन होंगे। तो ये आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, आप लोग जरूर से जरूर उस चीज़ को करिएगा। नेक्स्ट आ जाता है मैथ्स में पाई चार्ट एवं बार ग्राफ। अब देखो इसमें किस तरह की चीज़ें आती हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा गलतियां करते हैं, वैसे मैं इसे ढंग से ही समझाऊंगा। और देखो इस तरह की बुक्स में भी ये गलतियां रहती हैं। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन किसका है, पहला क्वेश्चन ही देख लेते हैं, चलो 29वां। ये जो क्वेश्चन है ये आरपीएफ कांस्टेबल का क्वेश्चन है, चलो तो आपसे तो ऊपर ही है। तो इस चीज़ को देखिए, उसने आपको एक चीज़ देगा, वो ऐसे करके कुछ चार्ट बना के देगा, ये पाई चार्ट बोलते हैं इसको, ठीक है। और इस तरह से आप लोगों को कुछ सेक्टर में उस चीज़ को बांट देगा और बताएगा कि किसका कितना परसेंट है। जैसे इसने बताया बीना जो बजाते हैं लोग 30% बजाते हैं, ये देखिए वीणा 30% बजा रहे हैं, वॉयलन 16% बजा रहे हैं, गिटार ये, तबला ये। अब वो पूछ रहा है वॉयलन से संबंधित सेक्टर का कोण कितना है। भाई ये पूरा कोण मैंने आप लोगों को बताया, ये जो रेखा होती है 180 डिग्री की होती है ये वाली। अब ये पूरा है तो आप लोगों का कितना हो गया, 360 डिग्री का। भैया आपने क्या पढ़ा, आपने पढ़ा ये वाली चीज़ 90 डिग्री की होती है, तो जब इधर को और कर दोगे तो ये 90 ये हो जाएगा और 90 ये हो जाएगा और 90 अभी ट्रिग्नोमेट्री में भी समझाया था। तो ओवरऑल कितना हो गया, 360 डिग्री का हो गया। अब जब ये पूरा का पूरा 360 डिग्री है और उसने पूछा वॉयलन से सेक्टर का, तो वॉयलन हमारा कितना है भैया, पहले ये देख लो। देखो तो ये 100% है, तो 100% को बांट रखा है। भाई हमारा तो 360 डिग्री का कोण है ना, तो हमने 100% को 360 में बांट रखा है, ठीक है। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 360/100। ये तो कुछ समझा नहीं रहा हूँ, अच्छी बात नहीं समझा रहा हूँ, नीचे देखना, अभी नीचे इंपॉर्टेंट चीज़ समझाऊंगा मैं। तो 1 की वैल्यू हो गई 3.6, यहाँ से आ गई 3.6 डायरेक्ट। अगर 1% की वैल्यू 3.6 है तो वो पूछ रहा है कि बायलन की कितनी है, तो बायलन आपका ये है, तो 16 की 3.6 से मल्टीप्लाई कर दो, बस आपका आंसर आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे 16 की जब आप 3.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 57.6 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, देखो डायरेक्ट भी पता चल जाता है। डायरेक्ट कैसे पता चलता है, देखो इसके ऑप्शंस देखो आपने देखा 100% को बता रखा है हमने 360, तो मतलब 1% की वैल्यू हो गई 3.6, और जब 1% की वैल्यू 3.6 है और आपको बायलन की पूछ रहा है, तो 16 से तो 3 की गुणा करोगे भाई, 16 3 48, तो 48 के आसपास आएगा। अब डायरेक्ट 48 तो आ नहीं सकता, ना 16 आ सकता, तो यहाँ भी ये भी कट गया, ये भी कट गया। अब देखो ना 16 आ सकता ना 48 आ सकता, क्योंकि पीछे पॉइंट है भाई। 16 की अगर तुम करोगे गुणा तो 16 3 48, तो ये दोनों पॉइंट भी कट गए, इधर 16.8 भी कट गया, क्योंकि 16 थोड़ी आएगा तो 50 के आसपास कुछ ना कुछ, क्योंकि 16 3 48 कर रहे हो, तो डायरेक्ट भी ये आंसर लगा सकते हो आप बिना कुछ सोचे समझे। नेक्स्ट अगला देखो, अब यहाँ पे करना है, देखो दिमाग लगाना है। ये जो बुक वाले करते हैं ये बच्चों को जबरदस्ती इतना लंबा करवा देते हैं। देखो इसने कहा कुल 300 छात्र हैं, भाई ठीक है 300 छात्र हैं, हमें नहीं मतलब। उसने कहा कि तुम बताओ तबला बजाने वालों और बीना बजाने वालों के बीच अंतर कितना है। अब बच्चे मैक्सिमम यही करते हैं, पहले तबला बजाने वालों का परसेंटेज निकाल लेंगे, फिर बीना बजाने वालों का निकाल लेंगे। आप क्यों कर रहे हो ये जबरदस्ती, डायरेक्ट आप निकालिए ना भाई। तबला और बीना के अंतर कितने परसेंट, 1% का डिफरेंस है भाई। बीना बजाने वाले 30% है, तबला बजाने वाले 29% है, ये है नहीं है, तबला वाले 29 बीना वाले 30। उसने कहा कि इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 1% का डिफरेंस है। अरे 100% पूरा है टोटल, उसको कह रहे हो आप 300 है भाई। 300 छात्र हैं ना 100% के अंदर, तो 1% के अंदर कितने होंगे, 3 छात्र होंगे, डायरेक्ट आंसर निकालो। मतलब मेरा कहने का ये है कि बार बार ये परसेंटेज में जो कैलकुलेशन में टाइम गवा रहे हो ये सब मत करो। ये ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा मिलेंगे आपको। तो डायरेक्ट जब ऐसे ही कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, वो आपसे कह सकता है भाई, आपसे कह सकता है तबले और गिटार में डिफरेंस बता दो, तब आप डायरेक्ट इन दोनों का डिफरेंस करो फिर निकालो। अगर आपसे कहता है कि तबला गिटार वॉयलन को जोड़ो, तो इसका अलग निकालो, इसका अलग निकालो, इसका अलग निकालना नहीं है कभी, इनका तीनों का अलग निकाल के जोड़ो। डायरेक्ट इन तीनों को पहले जोड़ लो और फिर परसेंटेज निकाल लो। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने होते हैं, बाकी मैं समझाऊंगा। और देखो दूसरा टाइप, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं, और इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना, निकालने की जरूरत हर बार नहीं होती है। कई बार ऐसा होगा कि आपको देखने से ही पता चल जाएगा क्वेश्चन को कि किस चीज़ का सेक्टर ज़्यादा है। जैसे यहाँ पे देखिए
मैं आप लोगों को बता दूं, फिलहाल तो क्वेश्चन करेंगे ही। देखो कई बार आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, जैसे ये है, यहाँ पे बोलेगा कि कपड़ा उत्पादन की जानकारी को दर्शाता है, तो वो कहेगा सबसे ज़्यादा कपड़ा किस चीज़ का उत्पादन होता है। तो यहाँ पे देखने से ही लग रहा है, आपको कुछ क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, बस देखने से लग रहा है कि हाँ भैया सबसे ज़्यादा 28% कॉटन का है, तो आंसर आपको कॉटन दे देना है डायरेक्ट। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि इस तरह के जो क्वेश्चन पूछेगा सबसे ज़्यादा सबसे कम, तो वो डायरेक्ट चार्ट में देख के आपको पता लग जाएंगे। आपको ये करने की जरूरत नहीं है कि पूरा का पूरा क्वेश्चन देखोगे। इस तरह की अगर शॉर्ट ट्रिक अपनाओगे इसमें, तो आप टाइम बचा लोगे। इसका यही एक फॉर्मूला है जिससे टाइम बचाया जा सकता है। बाकी मैं आप लोगों को इन डेप्थ चीज़ें समझाऊंगा। और इसमें भी यही देखो, इसमें भी ऐसा ही होता है, इनमें भी पूछेगा सर्वाधिक किसका उत्पादन हुआ, तो डायरेक्ट देख के ही पता चल जाता है कि ये ऊंचा है ये कम है, तो देखो इसका तो होगा ही नहीं। और देखो यहाँ 12-14-14 है, यहाँ 10-12-12 है, तो यही होगा इसका सर्वाधिक उत्पादन। समझ रहे हो? इस तरीके के क्वेश्चंस में जब आप लोगों को कराऊंगा तब आप लोगों को पता चल जाएगा। अभी बिल्कुल टेंशन मत लो, फिलहाल आप लोग देख लो टारगेट्स क्या हैं। ठीक है, ये चीज़ हो गई। तो मैथ्स में पाई चार्ट आप लोगों को दे दिया है मैंने। इसके अलावा आयु संबंधी प्रश्न दे दिए हैं, प्लस घातांक एवं करणी। देखो अब तुम सोचो कि यार ये तो बहुत ज़्यादा हो रहा है आयु। अरे आयु संबंधी 8 प्रश्न है सिर्फ, RS अग्रवाल के, जाके लगा लो, आपने पहले से भी तो पढ़ रखा है। नेक्स्ट है घातांक एवं करणी। ठीक है, ऐसे इसके क्वेश्चन है 10-5 क्वेश्चन है, बस पहले एक बार देख लो जल्दी से कि हाँ ये रूल होता है, ये ठीक है। मतलब जल्दी जल्दी निपटना है। अगर आप ये सोचोगे कि यार मैं तो यहीं लिपटा रहूँगा, तब कुछ नहीं हो पाएगा। परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस है, तो अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो RS अग्रवाल के एग्जाम्पल जरूर से जरूर कर लो। 3 न्यू प्रैक्टिस सेट लगाओ और पुराने वाले जितने प्रैक्टिस सेट है उनकी प्रैक्टिस में जो क्वेश्चन गलत हुए थे उन क्वेश्चनों को देखो। नेक्स्ट है रीजनिंग। रीजनिंग में देखो ये जो 3 चैप्टर्स हैं, कथन, पूर्व धारणा और डेटा सफिशिएंसी, इनके तो डेली 10-10 क्वेश्चन करते रहो। यही एक बेस्ट अप्रोच है जो आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझा दिया है। निष्कर्ष वाले का भी मैं समझा देता हूँ, अभी जैसे टाइम मिल रहा है मैं आप लोगों को समझा देता हूँ निष्कर्ष वाला भी। लेकिन इनके आप बाहर निष्कर्ष में बस एक चीज़ ध्यान रखो कि जैसे पूर्व धारणा में क्या कर रहे थे ना, पूर्व धारणा में आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगा रहे थे, क्योंकि थी तो वो सब चीज़ें कथन से ही, लेकिन आप अपने दिमाग से लगा के बता रहे थे। जैसे कि बोल रहा था वो कि रोहन फिसल के गिर गया, इसका सीधा सा मतलब है कि भैया बरसात हुई होगी या किसी ने पानी बिखेरा होगा। ये एक पूर्व धारणा रही, मतलब आपने अपना दिमाग लगाया उस चीज़ में थोड़ा सा। लेकिन कथन में बिल्कुल दिमाग नहीं लगाया जाता है साला। कथन तो ऐसा होता है जैसे पैसेज है ना, जो कथन में बोला है क्या उसी का निष्कर्ष निकला या नहीं निकला। अगर उसके अंदर से बताई गई बात नहीं निकली तो वो गलत है। समझ रहे हो? इस तरह की चीज़ें आप लोगों को करनी होंगी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो ब्लड रिलेशन दिया है, और आकृति निर्माण एवं विभाजन, और वेन डायग्राम, प्लस कोडिंग डिकोडिंग। इनके कोडिंग डिकोडिंग में अब क्या ही करना है, आपको आता है, इसे कुछ करने की जरूरत नहीं है। वेन डायग्राम एक बार देख लेंगे, आकृति निर्माण विभाजन तो रोज़ डेली प्रैक्टिस कर ही रहे हो आप लोग, एप्लीकेशन पर अगर हो तो रोज़ डेली प्रैक्टिस चली रही है। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन देख लो। देखो रीजनिंग के अंदर एक कैलेंडर, ब्लड रिलेशन, कैलेंडर हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, क्लॉक हो गया, और रैंकिंग हो गया, और सीटिंग अरेंजमेंट। इन 3-4 चैप्टरों को छोड़ दिया जाए ना, बाकी के कॉन्सेप्ट हैं ही नहीं। बस प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, सब कुछ कॉन्सेप्ट उसमें है ही क्या। अब मिरर इमेज, वाटर इमेज एक बार आ गई, उसमें क्या कॉन्सेप्ट करना है, बस एक बार हो गया, ठीक है, काम खत्म हो गया। कैलेंडर और क्लॉक में है, ठीक है। तो गाइज़ इतना आप लोगों को करना है। तो गाइज़ आई होप कि आप लोगों को पता चल गया होगा। तो फिलहाल बस मैं आप लोगों को से एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये मैं आप लोगों को दूंगा ही सारे क्वेश्चंस, और मैं करवाऊँगा भी। तो गाइज़ फिलहाल इतना करिए, और इसके बाद अभी देखते हैं, ये वाली चीज़ मैं अभी प्रोवाइड करवा दूँगा। तो आई होप कि आप लोगों ने ये सारी चीज़ें देख ली हैं। और चलिए फिर, तो ये वाला टारगेट है पूरा कंप्लीट करना है। इतना टारगेट को अभी तक कंप्लीट करिए, और बाकी नेक्स्ट टारगेट के लिए तैयार रहिएगा, जो भी आप लोगों का रिवीजन टारगेट है। लेकिन इतनी चीज़ें करना कंपलसरी है। अब देखो सारी चीज़ें निपट ही चुकी हैं, इसमें बचा नहीं है कुछ भी। इतना लगभग बायो का भी पूरा पार्ट निपट गया है। फिजिक्स चली रही है, फिजिक्स के न्यूमेरिकल वाले सेशन का इंतजार करिए, वो वाले सेशन अभी आ जाएंगे। अभी 1 से 2 दिन के अंदर सारे के सारे टेस्ट भी अवेलेबल हो जाएंगे। चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।